नमस्कार। आप देख रहे हैं लिटरेरी कैरेक्टर्स ऑफ रंजन कुमार और मैं हूं रंजन कुमार। और इसमें चल रही है कहानी श्री नवल नारायण कथा। और आज नवल नारायण कथा का 14वां अंक, 14वां भाग। आपको याद होगा पिछले सप्ताह हमने कहानी कहां पे छोड़ी थी। हमारे जो श्रोता है हमारे सामने बैठे हुए जनार्दन चाचा जी और संजय भैया ये दुखी मन से उस दिन लानते भेज रहे थे। नवल नारायण की बेटी, 2.5 साल की बेटी मर जाती है। उसके लिए नवल नारायण के घर में कोई रोने वाला नहीं है, क्योंकि नवल नारायण के घर में बच्चों के मरने पे कोई रोता नहीं है, क्योंकि वहां दर्जनों से ज्यादा बच्चे दत्त बाबू के ऐसे ही गाए बगाए साल में 2-2 के भाव से मरते रहे। तो ये दत्त बाबू के घर में कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन नवल नारायण की पहली बेटी थी जिसकी मौत हुई थी, और हंस जी की बहन सुशीला, जिसका नाम नवल नारायण ने रखा था माया, उसकी पहली बेटी थी जिसकी उस दिन मौत हो जाती है। तो पिछले अंक में काफी गमगीन थे संजय भैया, जनार्दन चाचा, और उन्होंने प्रश्न भी किया था कि आखिर नवल नारायण कहां चले गए थे। मैंने उनको कहा था कि इसका जवाब कहानी में आगे दूंगा, आगे फिर इसकी चर्चा आएगी तो इसका जवाब कहानी में आगे दूंगा। उसके बाद काफी दिनों तक इसका कोई अंक नहीं आया बड़ा बाबू का, श्री नवल नारायण कथा का। तो आज 14वें अंक की शुरुआत करते हैं। जैसे ही मैं बाथरूम से लघु शंका करके अपने गमगीन चेहरे को धो करके वापस लौटा, तो जनार्दन चाचा कहते हैं, आइए रंजन बाबू, आगे क्या हुआ ये कहानियां में आगे बताइए। तो मैं आगे की कहानी बताना शुरू करता हूं जनार्दन चाचा को और संजय भैया को, और बताता हूं कि अपनी बेटी की मौत के गम से नवल नारायण की पत्नी माया और हंस जी की बहन सुशीला, कंफ्यूज मत होइएगा, ये दोनों एक ही है। हंस जी की बहन नाम सुशीला है और नवल नारायण ने उसी सुशीला का नामकरण कर दिया है, क्योंकि नवल नारायण को पत्नी वाली फील ही नहीं आ रही थी, क्योंकि मां भी सुशीला और पत्नी भी सुशीला थी, आपको याद होगा। तो बेटी की मौत के दुख में नवल नारायण की पत्नी माया परेशान रहा करती थी। कई चिट्ठियां भी उसने भिजवाई अपने भाई हंस जी को कि मुझे यहां से ले चलिए, मुझे यहां रहने का मन नहीं करता, नहीं तो मैं यहां कुएं में कूद जाऊंगी, क्योंकि यहां पे दत्त बाबू के घर में हंस जी की बहन सुशीला का दुख बांटने वाला कोई भी नहीं था। नवल नारायण अपनी दुनिया में मगन रहते थे। दत्त बाबू की पत्नी खुद ही बीमार रहती थी और बाकी जो समय बचता था उसमें अपने 5 बच्चे, जिसमें से एक नवल नारायण की शादी हो गई थी, बाकी 4 की देखभाल में लगी रहती थी। तो घर का काम भी नवल नारायण की पत्नी माया को करना पड़ता था, और कोई ऐसा सदस्य भी घर में नहीं जिससे अपने दुख बांट सके, जो ये पूछे कि क्या हाल है तुम्हारा। तो इससे परेशान होकर के 2-3 चिट्ठियां जब अपने भाई हंस जी को भेजी, जब चिट्ठियां पचनामा पहुंची, और पचनामा में उन चिट्ठियों ने हंस जी का इंतजार किया, क्योंकि हंस जी पचनामा 2-3 महीनों के बाद आया करते थे। तब हंस जी ने निर्णय लिया कि थोड़ा उसका दिल बहल जाएगा, इसलिए गदाईपुर वाली अपनी बहन को वापस पचनामा ले आते हैं। तो हंस जी पहुंचते हैं
और वहां जो उनकी बहन सुशीला थी, जो नवल नारायण की माया है, उसको वापस पचनामा ले आते हैं। तो जब तक ये नवल नारायण की पत्नी अपने ससुराल में थी गदाईपुर में, तब तक उसका दुख बांटने वाला कोई नहीं था, अकेलापन था। तो बेटी की मौत की कसक उसके मन में थी। नवल नारायण को तो जाहिर सी बात है, शुरू से ही कोई दिलचस्पी बेटी में थी नहीं, तो नवल नारायण को तो एक दिन के लिए भी कोई मलाल नहीं था अपनी बेटी की मौत का। दत्त बाबू को तो कौन सा गम होना था, दत्त बाबू को तो अपने मरे हुए बच्चों के लिए गम नहीं होता था, जो हर साल उनके 2-2 की संख्या में मरते रहते थे। तो ये अपनी पोती के लिए कौन सा गम करेंगे। तो वापस पचनामा जब हंस जी अपनी बहन को लेकर के आ जाते हैं, तो यहां आने के बाद अब जब पचनामा आ जाएगी तो ये हंस जी की बहन सुशीला हो जाएगी। जब यही मायके अपने ससुराल पहुंचती है तो ये नवल नारायण की पत्नी माया बन जाएगी। अब आप इस बात का कहानी में ध्यान रखिएगा, आप कंफ्यूज नहीं होइएगा कि ये दो लोगों का जिक्र है, हालांकि मैं इसका चर्चा बार बार आपको करता रहूंगा। तो यहां आने के बाद माया का दिल बहलने लगा। थोड़ा हंस जी की हंसनी जी ने ढील भी दे दी, क्योंकि उनको लगा कि ये अभी दुख में पड़ी हुई हैं, अभी बेटी की मृत्यु हुई है, उसके बाद मायके आई है, तो मोहल्ले में इधर उधर घूमने की आजादी मिल गई। और उस आजादी का जैसा कि नाजायज फायदा उठाना था अपने चारित्रिक गुण के अनुसार, तो वहां हंस जी की बहन का पहले से क्या रिश्ता है रतन के साथ, ही हमने आपको बताया हुआ है। हंस जी की बहन का वो विष्णु पाठकवा के साथ क्या रिश्ता है, आपको हमने बताया हुआ है। तो वहां पे विष्णु पाठक और रतन मिश्र का साथ मिला, और हंस जी की बहन के दिन फिर, इस पांचवी बहन के दिन फिर अच्छे से गुजरने लगे। हंसनी जी को 1-2 बार फिर आपत्तिजनक परिस्थिति में अपनी खड़ी में, खड़ी उस जगह को कहते हैं जो घर के पिछवाड़े का खुला एरिया होता है, मतलब वो कवर्ड एरिया में नहीं आता, वो खुला एरिया में होता है। और पुराने जमाने में लोग उधर ही अपना टॉयलेट बाथरूम ये सब बनवाया करते थे। तो जब हंसनी जी को आपत्तिजनक अवस्था में खड़ी में रतन और हंस जी की ये बहन जो गदाईपुर में ब्याही थी, नवल नारायण की माया और हंस जी की बहन सुशीला मिलती है, तो फिर हंसनी जी का मानसिक संतुलन खोने लगता है, गुस्से में आपा खो बैठती हैं और वो बहुत कुछ सुनाती हैं। लेकिन इससे हंस जी की इस पांचवी बहन के सेहत पर कोई खास फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसे पता है कि जब हम पचनामा में रहेंगे तो हम अपने ये जो हमारे बचपन के हमारे चाहने वाले हैं, इनसे हम मिलते जुलते ही रहेंगे, कोई रोक नहीं लगा सकता। तो जनार्दन चाचा ने पूछा कि एक हंस जी के घर में ये बार बार ये हंस जी की इस पांचवी बहन को रतन और विष्णु पाठक से मिलने का अवसर कैसे मिल जाता था रंजन बाबू। हमने जनार्दन चाचा को कहा कि आपने ये बहुत ही उत्तम सवाल पूछा है। तो संजय भैया बोले कि यही बात हमरो दिमागवा में आ रहा था, और गांव में और लोग क्या नहीं देखते थे, ये बार बार इसको ऐसा अवसर कैसे उपलब्ध हो जाता था। हमने कहा ये बहुत ही उत्तम सवाल किया है आपने, और इसका भी जवाब मैं दे दूं ताकि आपकी उत्सुकता और साथ में और जो पाठक इस किताब को बाद में पढ़ेंगे और अभी जो व्यूअर सुन रहे हैं उनकी भी उत्सुकता का समाधान हो जाए। हंस जी के घर में एक टॉयलेट था, और वो बड़ा ही अजीब किस्म का टॉयलेट था, उसमें कोई दरवाजा नहीं था। अब जितना बड़ा हंस जी का घर आगे से था, उससे ज्यादा बड़ा पीछे का वो खड़ी का एरिया था, जिसको खड़ी कहते हैं, जो खाली एरिया था। और उसमें
हंस जी के घर में जो 2 गायें पाली जाती थी, दिन में वो उधर रहती थी, खाना वगैरह उनको दिया जाता था, और जब ठंडी का दिन आता था तो फिर उनको एक अलग कवर्ड घर में शाम को कुसा दिया जाता था और दिन में उनको उधर ही रखा जाता था। उधर जाने का जो मुख्य दरवाजा था, उसके बाद पूरा एरिया खाली था और उसमें अमरूद के कई पेड़ थे और सिर्फ एक दीवार थी बाहर से। जैसा कि हमने बताया वो खड़ी का एरिया है, खुला है, वहां कोई छत नहीं है। और उससे और आगे जाएंगे तो फिर एक छोटा कमरा नुमा घर आएगा, उसमें भी एक अमरूद का पेड़ था। और उसके बाद हंस जी के घर में टॉयलेट बना हुआ था और उस टॉयलेट में कोई दरवाजा नहीं था। तो उस टॉयलेट तक चाहे मेहमान जाए या हंस जी खुद जाए, कंस जी खुद जाए या घर की कोई स्त्रियां जाएं, तो उनके पास एक ही रास्ता होता था, या तो वो मुख्य जो दरवाजा खड़ी की ओर खुलता है उसको बंद कर जाएं, और हंस जी के घर में जो भी स्त्रियां थी उनका स्नानागार भी वहीं था क्योंकि हंस जी के घर में आंगन में हैंडपंप था और स्नान करने के लिए महिलाओं का कोई स्नानागार वहां पे नहीं था। तो अगर महिलाओं को स्नान करना है तो उन्हें बाल्टी में पानी भर के वहां ले जाना है और वो खड़ी का मेन दरवाजा जो है उसको बंद कर देना है। अब उस समय में जिस वक्त में कोई महिला उधर स्नान कर रही हो, अपने स्नानागार में गई हो या उधर बैठ के अपने कपड़े धो रही हो और इधर से दरवाजा बंद कर दे, तो कोई उस वक्त पूरा एरिया वो कट ऑफ हो जाता था, वो उधर कोई टॉयलेट के लिए नहीं जा सकता था। तो जनार्दन चाचा ने कहा अच्छा अब समझे। मैं बोला नहीं जनार्दन चाचा, अभी आप नहीं समझ पाए, मैं आपको और अच्छे से समझाता हूं। अब उसी एरिया में जैसा कि मैंने कहा, जो घर में पालतू गायें थी वो भी बांधी जाती थी। अब कई बार किसी को टॉयलेट तो जाना है, लेकिन साथ में दूसरे किसी को उन गायों को खाना और चारा भी देने जाना है, या किसी महिला को उधर कपड़े धोने हैं। तब क्या होता था कि जिसको टॉयलेट जाना है वो बहुत अंदर तक चला जाएगा, वो टॉयलेट में चला जाएगा और बाहर अपना एक निशान छोड़ जाएगा, एक बाल्टी रख जाएगा, और फिर भी अगर उसे आहट सुनाई दे कि इधर कोई आ रहा है तो उधर से ही वो आवाज लगाएगा, मैं इधर हूं, इधर कोई नहीं आना, इधर कोई नहीं आना। तो ये क्रम भी खूब चलता था, क्योंकि जैसा मैंने कहा बार बार उस दरवाजे को बंद नहीं कर सकते। तो खास करके जब भी कोई पुरुष सदस्य उधर टॉयलेट जाते थे तो वो मुख्य दरवाजे को बंद नहीं कर पाते थे, और टॉयलेट में तो कोई दरवाजा था ही नहीं। टॉयलेट का कमरा, उसके सामने एक और बड़ा सा कमरा, कमरा नहीं कहिए उसे, खड़ी कहिए, खुला एरिया है, केवल टॉयलेट के ऊपर छप्पर डली थी। जैसे पुराने जमाने में खपड़ैल की छप्पर होती है वो डली थी, और उस टॉयलेट में, बड़े से टॉयलेट में, क्योंकि बहुत बड़े कमरे में बीच में एक टॉयलेट की सीट लगाई गई है, वहां तक आपको खुद ही अपने मग्गे में पानी ले जाना है। एक बाल्टी पानी आपको उसके बाहर ही छोड़ जाना है, ताकि आपको कोई, किसी को पता चल जाए बाहर से ही वो बाल्टी देख करके कि इसके अंदर कोई गया हुआ है, और फिर भी अगर कोई हिमाकत करता हुआ उधर की ओर आता रहे तो आपको आवाज भी लगानी है, मैं इधर हूं, मैं इधर हूं, इधर कोई नहीं आना, इधर कोई नहीं आना। तो ये हंस जी के घर के टॉयलेट की व्यवस्था थी। अब माया इसका फायदा कैसे उठा लेती थी नवल नारायण की, हंस जी की जो ये 5वीं बहन जो वहां के लिए सुशीला थी, जो बिल्कुल भी सुशील नहीं थी, तो वो क्या करती थी, अपने स्नान के लिए पानी बाल्टी में भर के और कपड़े वपड़े धोने की पूरी व्यवस्था लेके बैठ जाती थी, और जो मुख्य एंट्रेंस है खड़ी का, उस दरवाजे को बंद कर देती थी।
और हंस जी के घर के तुरंत बाहर जो खाली एरिया है और उधर जो कई पेड़ लगे हुए हैं अमरूद के, और इधर जो हंस जी के घर के अंदर कई पेड़ लगे हुए हैं अमरूद के, तो रतन मिश्र उधर से अमरूद की पेड़ पे चढ़ जाता, उससे हंस जी के उस दीवार पे आ जाता और इधर के अमरूद की डालियां पकड़ के उतर आता। अब हंस जी की इस बहन के लिए पूरा रास्ता खुला था। घर वाले जान रहे हैं कि वो कपड़े धो रही, या तो टॉयलेट में गई है या स्नान करने गई है। अब हंस जी की पत्नी आवाज लगाती रहेंगी, मैया मैया मैया, क्या करी था, क्या करी था, क्या कर रही हैं, क्या कर रही हैं। अब मैया बता देंगी स्नान कर रहे हैं, बोलिए कपड़े वपड़े सब खोले हुए हैं, तो जल्दी आइए। तो हाँ ठीक है। अब उसे समझ आ जाता था रतन को कि अब यहां से जल्दी भागने की व्यवस्था है, भागो यहां से। और वही जो है रतन मिश्र का और विष्णु पाठक के आने का सुगम स्थान था, जहां प्रेमी प्रेमिका के मिलन हुआ करते थे। नवल नारायण की माया और हंस जी की बहन सुशीला की रासलीला वहां चलती रहती थी। तो जाहिर सी बात है, पचनामा जाने के बाद बड़ा ही जीवन फिर से सुगम हो गया। और उसी क्रम में जब हंस जी की हंसनी जी को लगता था कि कुछ ज्यादा ही देर हो गया है, तो जब वो उधर ताक झांक करने जाती थी, जब बाहर के दरवाजे से ताक झांक करने जाती थी, तो उन्होंने 3-4 बार कभी रतन को, कभी विष्णु पाठक को अपने खड़ी से अमरूद की डाली पर चढ़ करके, उस दीवार के ऊपर चढ़ करके और बाहर की अमरूद की डाली से उतर के भागते हुए देखा था। और जब भी हंस जी की ये बहन खड़ी में जाकर के दरवाजा बंद करती, तो हंसनी जी को शक हो जाता। जैसे ही 10 मिनट से ज्यादा दरवाजा वो बंद करती, और जब भी वो इसके ऊपर जब पहरेदारी करती, तब वो देखती थी उधर से वो विष्णु पठकवा या रतन जरूर भाग दौड़ करेगा, भाग जाएगा। और मैंने आपको पहले भी कहा था, एक नबी मियां भी थे जो हंस जी के खेतों की देखभाल करते थे। उसके साथ भी, नबी मियां के साथ भी हंस जी की इस बहन का बड़ा ही प्रगाढ़ रिश्ता था। हालांकि वो उम्र में बहुत बड़े थे, हंस जी की इस बहन से लगभग दुगने उम्र के थे, लेकिन ऐसे जो संबंध होते हैं, गलत अनैतिक संबंध, ये उम्र के दायरे में कहां होते हैं। अब नबी मियां तो जाहिर सी बात है अमरूद पे चढ़ के छरदे वाली तड़प के इधर आने की हिमाकत नहीं कर सकते थे। तो नबी मियां जानवर को खाना, मैंने आपको पूरी कहानी इसीलिए बताई, कई बार होता था कि गाय बच्चा देने वाली है, उसकी देखभाल की जरूरत है, ये सब काम के लिए नबी मियां आया करते थे। और उस समय में हंस जी की ये बहन टॉयलेट के बहाने खड़ी में गायब हो जाएगी और नबी मियां उधर गाय की देखभाल कर रहे होंगे। और वो समय का सदुपयोग कैसे करना है, ये हंस जी की इस बहन को बहुत अच्छे से पता था। तो कुल मिलाकर के वहां जाकर के अपने बेटी की मौत का गम, ये जो नवल नारायण की पत्नी माया थी और हंस जी की बहन सुशीला थी, वो भी वहां भूल गई। तो उस बच्ची के लिए, 2.5 साल की बच्ची के लिए किसी को कोई खास अफसोस नहीं था। इस बीच में इधर गदाईपुर में दत्त बाबू की पत्नी फिर से पेट से रह जाती है। इसे लेकर के दत्त बाबू और नवल नारायण में बहुत लड़ाइयां भी होती हैं। दत्त बाबू कहते हैं, नवल हमने तुम्हें कहा था ना कि कोई दवाई ला के देना, तुमने दवाई ला करके दी, फिर वो दवाई कैसे फेल हो गया, फिर भी ये कैसे नौबत आ गई। तो नवल नारायण ने कहा, हमने तो सही दवाई ही ला करके दी थी, पूछ के ला करके दी थी। अब ये दवाई ने कैसे काम नहीं किया, इसका जिम्मेदार मैं तो हूं नहीं। तो अब दत्त बाबू कहते, तो इसका जिम्मेदार अगर तू नहीं है, तू दवाई लाया, तो इसका जिम्मेदार कौन है। तो फिर से तेरी मां का प्रसव होने वाला है। संजय भैया बोले, रंजन बाबू ऐसनो झगड़ा होता था
अब हमारे मुंहवा से निकला ला रहा है कि लानत है, लेकिन हम इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि आप यहीं पे कह देंगे कि एपिसोडवा खत्म होता है। चलिए आगे बढ़ाइए कहानी। हमने कहा संजय भैया, हमने आपको पहले ही कहा है कि नवल नारायण असाधारण है, इनके पिताजी भी असाधारण है, तो ये झगड़े भी दोनों के बीच में हुए। और जाहिर सी बात है कि अब जब दत्त बाबू की पत्नी पेट से रह जाती हैं, तो फिर जब समय पूरा होने वाला होता है तो फिर उन्हें घर में काम करने के लिए जरूरत महसूस होती है। तो नवल नारायण ने तो पचनामा न जाने की कसम खाई ली थी। तो फिर से दत्त बाबू चंद्रदीप साहु के साथ उठते हैं और उन्हें तरीका तो मालूम हो ही गया था। फिर वो नवल नारायण की पत्नी को और अपनी बहू को लिवा लाते हैं पचनामा से अपनी पत्नी की देखभाल के लिए। जब दत्त बाबू को पता चलता है कि 8वां महीना हमारी पत्नी को लग गया है, और उधर हंस जी घर में नहीं थे, फिर भी वो उन्होंने विदा कर दिया, क्योंकि उन्होंने देखा था कि यहां रहेंगी तो ऐसे ही होता रहेगा और यहां इनका रहना चाल चलन चरित्र ठीक है नहीं, और हम चाह के भी कुछ कर सकते नहीं, और हंस जी के माता पिता को कोई फिक्र है नहीं, और हंस जी के हंसनी जी परेशान रहा करती थी इन सब लक्षणों को देख करके। तो उन्होंने विदा कर दिया, कहा हाँ ले जाइए ठीक है। तो हंस जी की यह बहन फिर वापस गदाईपुर चली आती है अपने सास का प्रसव करवाने, और फिर से जैसा कि पहले हुआ करता था वही प्रक्रिया हुई। दत्त बाबू की पत्नी ने फिर से 2 जुड़वा बच्चों को जन्म दिया, और मैंने आपको पहले ही बताया है नवल नारायण ही गांव के डॉक्टर थे, कंपाउंडर थे, झोला छाप डॉक्टर थे, जो कुछ भी कहिए। तो नवल नारायण की ही देखरेख में प्रसव का काम संपन्न हुआ और 2 जुड़वा बच्चों को जन्म दिया, जो 2 जुड़वा बच्चे अगले 36 घंटे में फिर से मर गए, और दत्त बाबू की पत्नी फिर से काफी हालत खराब होने लगी। तो नवल नारायण की तो नवल नारायण की माया उसी में लगी रहती, अपनी सास के प्रसव करवाने के बाद जो उनकी हालत खराब हुई थी उसको ठीक करने में। और नवल नारायण ने उपाय बताया कि मां को खूब हल्दी का हलवा अच्छे से घाट घाट के दिया जाए, जिससे मां का स्वास्थ्य जल्दी ठीक हो जाएगा। तो हल्दी का हलवा घाटते रहती थी दिन रात नवल नारायण की पत्नी माया, और नवल नारायण की माताजी को ठीक होने के लिए, उस कमजोरी से निजात दिलाने के लिए कोशिश करती रहती थी। पति पत्नी के बीच रिश्ते कुछ खास सामान्य नहीं थे, क्योंकि नवल नारायण की जो बाहरी दुनिया थी गदाईपुर में, जो मित्तल प्रसाद जिसका स्वभाव बड़ा शीतल है, उसकी पत्नी के साथ नवल नारायण का कुछ ज्यादा ही बनने लगा था, और यहां तक कि अब मित्तल प्रसाद को अखरने भी लगा था इसी बीच में कि नवल जी कुछ ज्यादा ही हमारे घर में घुसे रहते हैं। तो 1-2 बार मित्तल प्रसाद जिसका स्वभाव ही बड़ा शीतल था, तो वो ज्यादा जोर से तो बोलते नहीं थे, लेकिन इशारों में समझा दिया करते थे, कहा नवल जी घर में पत्नी है, थोड़ा समय उधर भी गुजारिए। क्या दूसरे के पत्नी के पास आकर के बैठे रहते हैं दिन रात। जब मैं घर में लौटता हूं तो देखता हूं हमारी पत्नी के साथ आप ही बैठे हुए हैं। अब मित्तल प्रसाद के ऊपर उनकी पत्नी भारी पड़ती थी, और उनका स्वभाव मित्तल प्रसाद का बड़ा शीतल था, इसीलिए वो शीतल प्रसाद कहे जाते थे। तो उनकी समस्या ये होती थी कि पत्नी उनकी बात को कानों पे लेती ही नहीं थी। उनकी पत्नी मित्तल प्रसाद की पत्नी के कानों पे कोई जू रेंगता ही नहीं था। वो कहती थी चलिए हटाइए, छोड़िए, जाने दीजिए, नवल जी बैठे हैं, आपको क्या परेशानी है, आप बाजार से आ गए ना, बैठिए आप भी। मित्तल प्रसाद चुप हो जाते थे। तो नवल नारायण की जिंदगी पूर्ववत चल रही थी। जैसा कि मैंने आपको बताया 5-6 ठिकाने थे नवल नारायण के, जिनका मैंने जिक्र नहीं किया है। 2-3 ठिकाने हैं जिनका जिक्र मैंने किया है, वो बुच्ची साहु के पास, मित्तल प्रसाद के घर में, और उधर महेंद्र लाल के घर में, और भी 5-6 ठिकाने थे। तो नवल नारायण 2-3 दिन में उन्होंने रूटीन बना रखी थी, आज कहाँ जाना है, कल कहाँ जाना है, पूरा ब्यौरा रखते थे।
और अपनी डॉक्टरी के बहाने, डॉक्टरी तो कम ही कर चलती थी, लेकिन हाँ घर वालों को यह मालूम रहता था कि हाँ नवल नारायण डॉक्टरी कर रहे हैं, लेकिन नवल नारायण असल में क्या करते थे ये नवल नारायण को बहुत अच्छे से पता था। तो अपनी डॉक्टरी के बहाने वो इधर उधर घूमते रहते थे। जो दोस्त नहीं है उसी के घर में नवल नारायण का ठिकाना मिलेगा। इसीलिए नवल नारायण को ढूंढना गदाईपुर गांव में बहुत ही मुश्किल काम था। किसी को सच में भी डॉक्टर की जरूरत पड़ जाए तो बहुत मुश्किल काम था जनार्दन चाचा कि नवल नारायण को ढूंढ लिया जाए, क्योंकि नवल नारायण को कहां ढूंढेंगे, घर में तो है नहीं, और कोई दूसरे के घर में जाके ढूंढेगा कैसे। और नवल नारायण ने अपना जहां ठिकाना बता रखा था मैं वहां पे होता हूं। गांव के एक बहुत ही सम्मानित और बहुत ही विद्वान पंडित जी थे, तो कह के रखे थे कि उनके दरवाजे पर मिलूंगा। और जब वहां जाते और वहां पे लोग जो बैठे रहते गांव के उनसे पूछते यहां नवल नारायण दिखे हैं, तो लोग बोलते हाँ सुबह तो दिखे थे, उसके बाद नहीं पता, ताकि गांव वाले भी समझे कि नवल नारायण कहीं डॉक्टरी करने गए हैं। लेकिन वहां नवल नारायण इसलिए पता बताते थे क्योंकि वहां से थोड़ी दूर पर ही पड़ता था ये मित्तल प्रसाद का घर। तो नवल नारायण और कहीं जाए या ना जाए, लेकिन नवल नारायण मित्तल प्रसाद के घर रोज एक बार जरूर जाते थे और अपना ज्यादा से ज्यादा खाली समय वहीं गुजारते थे। तो नवल नारायण को कोई अगर बीमार पड़े तो चाह के भी गदाईपुर गांव में ढूंढ नहीं सकता था। और भी नवल नारायण के ठिकाने थे। तो जनार्दन चाचा बोले नवल नारायण तो धन है, ये है धन है वो गदाईपुर गांव के लोग भी, और धन है वो मीतल प्रसाद, शीतल प्रसाद, बुची साव, महेंद्र लाल, दत्त बाबू। मैं बोला धन्य सभी है, क्योंकि किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। और उधर दत्त बाबू की पत्नी धीरे धीरे उनका स्वास्थ्य में सुधार आ रहा था। और माया की दिनचर्या, नवल नारायण की माया की दिनचर्या फिर पहले जैसी नहीं रह गई, क्योंकि कचनामा गई थी तो पूरा हर्ष और से प्रफुल्लित होकर के, खुशियों से प्रफुल्लित होकर के हंस जी को उस बहन के चेहरे पर जो नूर आ गया था, अब यहां गदाईपुर में आके वो नूर गायब हो गया, क्योंकि अब यहां उसके लिए अवसर नहीं थे। वहां प्रसन्न होने के अवसर मिल जाया करते थे मायके में। अब यहां ना नवल नारायण का साथ है, और ना ही कोई दिल बहलाने वाला है, और ना ही कोई मन की बात सुनने वाला है। तो संजय भैया बोले बड़ा गजब के लोग थे, बड़ा गजब का इनका दिन था। तो मैं बोला हाँ संजय भैया, इसी तरह से इनके दिन समय गुजरते रहे, और अंततः उस लड़की की, जो नवल नारायण की बेटी मर गई थी, इस क्रम में जिन दिनों में ये नवल नारायण की माया अपने मायके में कुछ समय गुजाराई और वापस फिर ससुराल में आकर के नवल नारायण की मां की देखभाल के लिए लाई गई, और फिर नवल नारायण की मां ठीक हो गई। इस बीच में लगभग 2 साल का समय गुजर गया। और जब 2 साल का समय गुजर गया तो नवल नारायण की मां ये कहने लगी कि अगर नवल तुमको दूसरा बच्चा नहीं होता है तो हम तुम्हारा दूसरा शादी करा देते हैं। अब उस मां को क्या पता कि नवल नारायण पत्नी के पास जाते ही नहीं है। नवल नारायण का ध्यान तो इधर से उधर लगा हुआ है, वो बाहर की दुनिया में ज्यादा रमन करते हैं। लेकिन जब ये दूसरी शादी की बात उठी तो दत्त बाबू के कान पे जू रेंगना शुरू हुआ। नवल नारायण को भी समझ आया कि कुछ गड़बड़ है। और ये जो नवल नारायण की पत्नी माया है, वो तो जब भी नवल नारायण घर आते तो उनका पैर पकड़ के रोने लगती, कहती प्राणनाथ आप घर में रहते नहीं हैं, और आपकी माताजी आपकी दूसरी शादी की बात कर रही हैं, तो ये तो गड़बड़ है, हमें अपने दूसरे बच्चे की प्लानिंग करनी ही पड़ेगी। अब नवल नारायण की माया को यह भी तो नजर आता था कि नवल नारायण भले ही 20 साल के हैं, लेकिन नवल नारायण की माया तो 12 साल बड़ी थी। ये भी नजर आ रहा था कि अगर सही समय पे बच्चे नहीं हुए तो अपनी उम्र निकल जाएगी।
तो इन्हीं परिस्थितियों के बीच घर में काफी तकरारें होने लगी। कभी सास बहू में झगड़े, और कभी जो नवल नारायण के छोटे भाई बहन थे उनके साथ नवल नारायण की माया के झगड़े। और नवल नारायण इन सबसे दूर रहते थे, क्योंकि नवल नारायण को झगड़ों से कोई वास्ता नहीं था। नवल नारायण को अपनी वासना के लिए उनको गांव में बहुत सारे ठिकाने मिले हुए थे, उन्हें क्या लेना देना घर में क्या हो रहा है। तो कुल मिला के दत्त बाबू के संसार में पूरी तरह से कलह मचा हुआ था। जब देखो तो घर में दत्त बाबू के कभी नंद भाभी के झगड़े चल रहे हैं और कभी सास बहू के झगड़े चल रहे हैं। और जब नवल नारायण शाम को आएंगे तो फिर सब मिलके नवल नारायण से झगड़ा कर रहे हैं। कभी बाप बेटे के झगड़े चल रहे हैं दत्त बाबू के और नवल नारायण के, और उसमें फिर घर के सभी लोग कूद जाएंगे और फिर नवल नारायण रूठ करके भाग जाएंगे। और फिर नवल नारायण की पत्नी बेचारी परेशान, रूठे रूठे पिया मनाऊं कैसे। फिर पिया को किसी तरह मनाया जाएगा, 5-10 दिनों के बाद फिर कोई मुद्दा लेकर के झगड़ा हो जाएगा। क्योंकि नवल नारायण उस कैटेगरी के इंसान थे जिसका घर में मन लगता ही नहीं था, जिसका घर में कोई लेना देना था ही नहीं, कोई लगाव था ही नहीं। तो संजय भैया बोले बड़ा ही विकट समस्या था ना। मैं बोला संजय भैया ये विकट समस्या तो था ही, लेकिन समस्या ये भी थी कि नवल नारायण को भी ये शादी निभानी थी, नवल नारायण की पत्नी को भी ये शादी निभानी थी। और नवल नारायण की माता जी ये जिक्र करने लगी थी कि अगर अब उस बच्चे के बाद दूसरा बच्चा नहीं होता है तो हम नवला का दूसरा ब्याह कर देंगे। तो इसे नवल नारायण की माया डरने लगी थी। और जब आदमी भय से ज्यादा भयाक्रांत हो जाए तो फिर भय की एक सीमा के पार जाकर के क्या होता है, वो बड़ा ही निडर हो जाता है। तो माया अब वो निडरता पर आ गई थी, तो वो खुल करके जवाब देने लगी थी नवल नारायण की मां को कि बच्चा कोई आसमान से तो नहीं आएगा, पहले अपने बेटे को घर में रोकना तो सीखिए। अब इसे लेकर के घर में झगड़े चालू हो जाते थे। जाहिर सी बात है नवल नारायण घर में रहते नहीं थे, नवल नारायण की तो एक अलग ही दुनिया थी और वो अपनी दुनिया में मंडराते रहते थे। और जब शाम को आएंगे तो सारे लोग शिकायतें लेकर के नवल नारायण के ऊपर भिड़ जाएंगे। तब नवल नारायण के पास एक ही बहाना होगा, कमाई तो मुझे ही करनी है और कमाई करने के लिए घर से बाहर रहना जरूरी है। फिर आप लोग उल्टी सीधी बातें बोलते हैं। फिर दत्त बाबू को मौका मिल जाएगा, कमाई करने गए थे तो क्या कमा करके लाए, लाइए पैसा निकालिए, कितना कमाई करके लाए। अब जाहिर सी बात है नवल नारायण आपको पता ही है कोई कमाई तो करते नहीं थे। अब वो जो उन्होंने पैसा बेचारा मित्तल प्रसाद, बुच्ची साहू और महेंद्र लाल ने कमाई करी होगी और जो अपनी पत्नी को दिया होगा या पत्नी ने चुरा लिया होगा, बचा लिया होगा। अब नवल नारायण तो वो कमाई उड़ा लाते थे ना अपने प्रेम के बदले में उनसे, तो वो कमाई फिर उनको दत्त बाबू के साथ साझा करना पड़ता था। ये कोशिश करते थे कि हम दत्त बाबू के सामने ही ना पड़े, क्योंकि इनको लगता था हमें इस तरह से कमाया हुआ पैसा भी मेरा दत्त बाबू छीन लेंगे। क्योंकि जब दत्त बाबू के सामने पड़ेंगे और बोलेंगे हम कमाई करने के लिए घर से बाहर रहते हैं तो कमाई का हिसाब भी देना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर के जो आगे आने वाला समय था वो बहुत ही किचकिच के साथ गुजर रहा था। और इस बीच में इस किचकिच से परेशान होकर के हंस जी की बहन ने कई चिट्ठियां हंस जी को लिख दी। अब हंस जी क्या करते बेचारे, एक आखिर भावनात्मक इंसान थे, बहन का प्यार बार बार खींच लाता था और उन्होंने अपनी आंखों से कभी देखा था नहीं चरित्रहीनता करते हुए अपनी बहन को, तो अपनी पत्नी की बातों पर भरोसा करते थे। और फिर जब इधर कष्ट देखते थे और चिट्ठियां पढ़ते थे तो भावुक होकर के चले आते थे। तो एक दिन हंस और कंस जी दोनों गदाईपुर पधारते हैं और गांव के 5 लोगों को इकट्ठा करके खूब लताड़ लगाई जाती है, सारी चिट्ठियां दिखाई जाती हैं, गांव के पंचायत में पेश की जाती हैं। तो नवल नारायण की, दत्त बाबू की और नवल नारायण के घर वालों की खूब लानत मलानत गांव वाले भी मिलकर करते हैं, पंच लोग। यहां तक कि उस पंचायत में दत्त बाबू के भाई जो थे स्वजन, दत्त बाबू के और 2 छोटे भाई थे वो भी शामिल हुए, दत्त बाबू के बीमार पिताजी भी शामिल हुए। उन सबने भी दत्त बाबू की खूब लानत मलानत करी, नवल नारायण के खूब लानत मलानत की गई। और हंस जी ने धमकाया
कि अब अगर मेरी बहन का कोई शिकायती पत्र मेरे पास आ गया कि नवल नारायण घर में नहीं रहते, हमारी बहन की केयर नहीं करते, और दत्त बाबू आपकी पत्नी हमारी बहन को अगर तंग करेगी, परेशान करेगी, तब मुकदमा दर्ज कराएंगे। तो दत्त बाबू ने हाथ जोड़ करके कान पकड़ के माफी मांगा सबसे और कहा कि मैं आगे ध्यान रखूंगा। और नवल नारायण ने भी हाथ जोड़ करके कान पकड़ के माफी मांगी सबके सामने और कहा कि नहीं, अब मैं अपनी पत्नी का भी ध्यान रखूंगा और मैं इस बात का भी ध्यान रखूंगा कि मैं शाम को 9 बजे के बाद घर में रहूं और फिर सुबह ही कहीं जाऊं, क्योंकि हंस जी ने वो बेटी के जो नवल नारायण की मर गई थी 2.5 साल की, उसके लिए भी खूब लानत मलानत नवल नारायण की करी कि जब वो बीमार थी तो आप क्यों देखने के लिए उपलब्ध नहीं थे। जिसका पूरा ब्यौरा हमने जनार्दन चाचा और संजय भैया को पूछने के बाद भी नहीं दिया है। जब जनार्दन चाचा ने पूछा था कि आखिर नवल नारायण उस रात गायब कहां थे, तो हंस जी और कंस जी ने, अरे कंस जी तो बहुत छोटे थे, हंस जी ने गांव में एक जो पंचायत कराई उसका नतीजा ये हुआ, और जो धमकी दी कि मैं मुकदमा करवा दूंगा, तो इसे दत्त बाबू डर गए। और जब दत्त बाबू डर गए और नवल नारायण डर गए, दोनों ने कान पकड़ के माफी मांगी। तो इससे माया की दुनिया थोड़ी ठीक हुई, क्योंकि नवल नारायण फिर से घर में रहने लगे। और जब तक ये सब हुआ था तब तक समय पंख लगा करके, इस बीच में वो जो नवल नारायण की बिटिया मरी थी, उसके बाद 4 साल का समय पंख लगा करके उड़ चुका था। तो जनार्दन चाचा बोले, इन 4 सालों में उस बिटिया के लिए शायद नवल नारायण को कोई मलाल नहीं होगा, नवल नारायण की माया को पता नहीं कितना मलाल होगा कि नहीं, लेकिन रंजन बाबू, जिस तरह से उस बिटिया के साथ नवल नारायण ने गलत किया, हमको अभियो याद करके रोना आ रहा है आज भी। 4 साल गुजर गया और उसके बाद नवल नारायण को कोई बच्चा भी नहीं हुआ, और नवल नारायण को शायद मलाल हो ना हो, नवल नारायण की माया को हो ना हो, लेकिन उस बच्ची की आत्मा और जिस तरह से नवल नारायण ने उसके साथ व्यवहार किया था, उसको याद करके हमको आज भी रोना आ रहा है। संजय भैया बोले, एकदम ठीक कह रहे जनार्दन जी, हमको भी यही ख्याल आ रहा है। हमको तो यह भी लग रहा है कि अच्छा है कि नवल नारायण को दोबारा बच्चा नहीं हुआ। ऐसे लोग डिजर्व नहीं करते हैं कि इनके घर में दूसरी फिर औलादे हों। तो हमने कहा, जनार्दन चाचा और संजय भैया, अब हम कहानी के बहुत ही बड़े मोड़ पर खड़े हैं, जहां पे मैं आपको बहुत ही रहस्यपूर्ण बात बताने वाला हूं। नवल नारायण के घर में आगे और औलादें जन्म लेती हैं, और वो कैसे जन्म लेती हैं, हम इस जगह पर आकर के खड़े हो गए हैं, जहां मैं आपको ये खुलासे करूंगा, जहां मैं आपको ये बताऊंगा कि नवल नारायण का अगला पुत्र या पुत्री जो कुछ भी है, आगे उनके जीवन में क्या क्या होता है। लेकिन इतनी देर से कथा बताते बताते हमको बाथरूम लग गया है, लघुशंका जाना ही पड़ेगा। सोच तो रहे थे कि आज लघुशंका गए बिना इस एपिसोडवा को आगे खींच ले, लेकिन नहीं संभव हो पा रहा है। तो संजय भैया बोले, एकदम ठीक बात कह रहे हैं, हमको भी लघुशंका लगी है। तो जनार्दन चाचा कहे, हमको भी लगाई है। तो मैं बोला, तो जब सबको लघुशंका लगी है तो चलिए लघुशंका कराते हैं, लेकिन लघुशंका करने जाने से पहले का नियम पता है ना आपको। तो संजय भैया बोले, हंस जी लानत है, कंस जी लानत है, नवल नारायण लानत है, नवल नारायण की माया तुझको लानत है, और दत्त बाबू तुमको तो बहुत ही सारा लानत है, और दत्त बाबू की पत्नी को भी लानत है। जनार्दन चाचा बोले, हंस जी और कंस जी पर तो लानत जो है सो है है। हमको तो सबसे बड़ा आश्चर्यजनक बात लगा कि हंस इतना बड़का आदमी थे, उनके यहाँ टॉयलेट था लेकिन उसमें दरवाजा नहीं था और पीछे पूरा खड़िए खुला था।
और उसमें इधर से उधर आदमी आने जाने का रास्ता भी मिल जाता था, इधर हो अमरूद का पेड़, उधर हो अमरूद का पेड़। मैं बोला जनार्दन चाचा, अब आप कल्पना करिए कि सीन कैसा रहा होगा। और यह सही बात है, कान्हा जी के घर में सब कुछ था, लेकिन टॉयलेट में दरवाजा नहीं था। अब पीछे पूरा खाड़ी खुला रहता था, और अगर कोई मेहमान भी आए टॉयलेट में बैठा रहे और वो बीच से की खाड़ी का वो पोर्शन को बंद करके नहीं गया, तो उसे दूर 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 करके भगाते रहना पड़ता था। जैसे ही कोई आहट है उसे चिल्ला चिल्ला के बताना पड़ता था, अरे भाई हम इधर हैं, इधर कोई नहीं आना। तो जनार्दन चाचा कहे, धत तेरी के रे, लानत है हंस जी, लानत है कांस जी, लानत है नवल नारायण, लानत है नवल नारायण की माया को भी लानत है, और ये दत्त बाबू को लानत है, दत्त बाबू की पत्नी को लानत है। ये लाइन लगा के पड़े हुए हैं, हर साल इनके यहाँ दो दो को बच्चा मर जाता है, फिर भी नहीं छोड़ रहे हैं। मैं बोला नहीं जनार्दन चाचा, इस बार तो उन्होंने कोशिश की थी रोक लगाने की, लेकिन वो नवल नारायण का लाया हुआ दवाई फेल हो गया। मैंने बताया ना आपको कि बाप और बेटे में इसके लिए झगड़ा भी हुआ कि तूने कैसी दवाई ला के दी जो काम ही नहीं किया, इसका जिम्मेदार तुम हो नवल। संजय भैया बोले, गजब रंजन बाबू, अब किसको बोले, सबको लानत है, अब कौन इसका जिम्मेदार है ये छोड़िए, अब बाकी लोग निर्धारित करते रहेंगे जो आपका ये किताब पढ़ेंगे। हमने तो समझ ही गए कौन जिम्मेदार है, न दत्त बाबू को की जिम्मेदारी है, न दत्त बाबू की पत्नी की कोई जिम्मेदारी है, न ही नवल नारायण की कोई जिम्मेदारी है जो दवाई ला करके देते हैं। ये धन्य है, ये गजब लोग हैं, ये गजब का रिश्ता है। हमने कहा असाधारण लोगों की असाधारण कथा है। फिलहाल आपने लानत भेज दिया, हम सभी चलते हैं बाथरूम करके वापस आते हैं और फिर दोपहर का खाना खाएंगे। उसके बाद अगला 15वां अंक इसका जब लेकर के आएंगे तब बताएंगे कि नवल नारायण के घर में आगे फिर बच्चों का जन्म कैसे होता है, क्या होता है। यह कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड़ पर आकर के खड़ी है, और आगे अगला एपिसोड बहुत ही निर्णायक होगा। नवल नारायण की जिंदगी में आगे कैसे अहम अहम मोड़ आते हैं उसका फैसला भी करेगा। तो आगे की कहानी अब बहुत ही और निर्णायक मोड़ की ओर बढ़ रही है। तो जनार्दन चाचा बोले, चलिए जल्दी से पहले बाथरूम करके आते हैं और फिर दोपहर का खाना खाते हैं। चलो संजय जल्दी, और उसके बाद आगे की कहानी सुनते हैं। आगे की कहानी जानने के लिए हमको बहुत उत्सुकता है। तो रास्ते भर चलते हुए संजय भैया और जनार्दन चाचा बात करते हुए आपस में नवल नारायण को लानते भेजते हुए चले आए, और हम सभी जब तक अब लघु शंका से निवृत्त होते हैं वापस लौटते हैं और अगले एपिसोड की कहानी बताते हैं आपको 15वें अंक में। तब तक के लिए आप सभी मित्रों को प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं रंजन कुमार और आप देख रहे हैं लिटरेरी कैरेक्टर्स ऑफ रंजन कुमार।